अच्छा तो बच्चे आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने कल जैसा कि पढ़ा था एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी 11.3 चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ठीक है, कल हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने विद द हेल्प ऑफ रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि ज़्यादा क्वेश्चन साइन कोस वाले थे तो मैंने कहा कल आप लोगों को कि आप लोगों ने साइन और कोस की रेंज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? रेंज। क्यों याद रखनी थी? कि हमने उस जो गिवन फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी? मिनिमम वैल्यू। तो विद दी हेल्प ऑफ रेंज हम फाइंड आउट कर सकते थे। एक मेथड मैंने कल समझा दिया था, काफ़ी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आना है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, आप लोगों की बुक से पढ़ते हैं, पेज नंबर है आप लोगों की बुक का 216 यानी कि 216। क्वेश्चन नंबर 2, द टेम्परेचर T in degrees Celsius of a certain city varies throughout the day according to the equation T of T into T of T is equal to 13/2 sine into pi over 6T minus pi over 9 bracket close plus 15, where वो कहता है where T is the time in hours with T is equal to 0 corresponding to midnight। स्टेटमेंट समझे पहले, जो अभी नीचे दो पार्ट्स हैं ए बी वो देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है बाद में, लेकिन जो स्टेटमेंट दी हुई है उसने ना टेम्परेचर वाला फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी ऑफ टी, कैपिटल टी का यहाँ पे मतलब क्या है? टेम्परेचर, और छोटे डी का मतलब क्या है? टाइम। छोटे डी का मतलब क्या है? टाइम। कहता है वो फंक्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ टी, टाइम के लिहाज से 13/2 साइन इंटू पाई टी ओवर 6 माइनस पाई ओवर 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 15। यहाँ पे वो ये भी बताता है वेयर टी स्मॉल टी इज टाइम। ठीक है, लेकिन वो कहता है ये वाला टाइम मिडनाइट में, आधी रात को, क्या है? 0। वेयर टी इज इक्वल टू 0 कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिडनाइट, कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिडनाइट। आगे वो कहता है ए पार्ट में वो कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे कहता है दिन के अंदर टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। बात यही है, देखिए सुबह सुबह जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग टाइम ना टेम्परेचर ही, यानी कि अगर सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और दोपहर में या उस पूरे दिन में वो टेम्परेचर चेंज होता है। तो वो यही कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दिन के अंदर टेम्परेचर की फाइंड आउट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से। ठीक है, आगे फिर वो क्या कहता है, फाइंड बी पार्ट में कहता है फाइंड टेम्परेचर एट, कहता है टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करो व्हेन टी कितना हो, टाइम कितना हो, 9 आवर्स, यानी कि सुबह के 9 AM हो। 9 AM लिखा उसने। ठीक है, तो उस वहां पर भी टेम्परेचर की वैल्यू निकाल। ठीक है, पहले क्या निकालना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे हमने कल किया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली थी, वैसे ही आज भी निकालनी है टेम्परेचर की भी। ठीक है, लेकिन फिर टेम्परेचर एट टाइम टी इज इक्वल टू 9 निकालने के लिए हम स्मॉल टी, टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे? फंक्शन के अंदर 9 पुट कर देंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट मैंने पढ़ दिया। गिवन दैट, सबसे पहले हमेशा गिवन डाटा बेटा लिखते हैं, गिवन डाटा लिखने का भी नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर आप लोगों को पता हर 1-2 स्टेप्स के नंबर होते हैं। ठीक है, तो गिवन दैट टी ऑफ टी इज इक्वल टू 13/2 साइन इंटू पाई बाय 6t माइनस पाई ओवर 9 प्लस 15। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया फंक्शन को। तो वेयर, ये गिवन डाटा है, वेयर टी इज द टाइम इन आवर्स एंड टी इज टेम्परेचर, कैपिटल टी इज टेम्परेचर एट टाइम टी, एट टाइम टी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब ए पार्ट में वो क्या कह रहा था हमें, मैंने आगे भी बताया, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एट या इन डे टाइम। सिंस साइन हमने कल की तरह याद रख लेना, इधर हमने देख लिया हमारे पास कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें इस गिवन टेम्परेचर वाले फंक्शन के अंदर दी हुई है, वो साइन दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, साइन की रेंज याद कर लेनी है, जो कि कल थी। क्या थी रेंज? सिंस साइन इज वेरीज बिटवीन -1 एंड 1, यानी कि उसकी वैल्यू वेरी करती है -1 और से लेके 1 तक ही जो वैल्यू उसकी वेरी करती है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 100। हमने क्या कर दिया, 100 पुट इस वाले फंक्शन को जिसको मैंने सर्कल किया, इसको आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, एक बार -1, एक बार क्या पुट कर देना है, प्लस का 1, कल जैसे किया था हमने। पुट साइन इंटू पाई बाय 6t माइनस पाई बाय 9 इज इक्वल टू -1। इसको -1 पुट किया तो हमारे पास आ गया टी ऑफ टी, हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ
टी इज इक्वल टू 13/2, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया है -1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -1 प्लस 15 इज इक्वल टू -13/2 प्लस माइनस 13/2 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ जाएगा 13/2 प्लस का 15 ऐसे। अब इसका आप लोगों ने कर लेना एलसीएम, इसके ओवर में 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया एलसीएम। तो 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया, 1 मल्टीप्लाई -13 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 आया, 2 मल्टीप्लाई 15 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 में से -13 कर दें, 13 को माइनस कर दें तो 17/2 आ जाएगा। 17 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.5 सेल्सियस डिग्री, क्योंकि उसने सवाल में बोला हुआ है किस फॉर्म में निकालना है, सेल्सियस की फॉर्म में, सेल्सियस डिग्री की फॉर्म में हमारा टेम्परेचर आ गया ये। लेकिन अभी हम ये नहीं पता कि ये मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, डिसाइड बाद में करेंगे हम। अभी हमने क्या पुट कर देना है, साइन की जगह अब हमने साइन इंटू π/6t माइनस π/9 इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है, किसके अंदर इन वन वो ये वाले फंक्शन में, जहां पर ये साइन वाला फंक्शन है उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है 1 पुट किया 13/2 इंटू 1 प्लस 15 आ गया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये चीज दिस इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई 1 13/2, ठीक है, प्लस 15 आ गया हमारे पास। इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ओवर में 2 एलसीएम 13 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 43/2। 43 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर कितना निकल आएगा 21.5 सेल्सियस डिग्री, 21.5 सेल्सियस डिग्री। अब इन दोनों में से आप लोगों को नजर आ रहा है बड़ी वैल्यू कौन सी है टेम्परेचर की और छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये हमारे पास हो सकती है, बल्कि बन गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू, और ये हमारे पास क्या बन गई है मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे पास क्या बन गई है मैक्सिमम वैल्यू, ये नीचे लिखा भी हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, मैंने इधर लिख दी, ब्लॉक कर दी। अब इसका बी पार्ट क्या था, बी पार्ट में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, वो क्या कहता है फाइंड टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9। वो कहता है टी इज इक्वल टू 9 पर आप लोग क्या कर दो, गिवन फंक्शन टेम्परेचर की जो टेम्परेचर वाला फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू निकाल दो। तो मैंने क्या करना है, गिवन फंक्शन जो जिसको हमने 1 का नाम दिया, ये जिसको हमने 1 का नाम दिया हुआ है ये वाला फंक्शन, इसमें हमने जहां जहां स्मॉल टी है उसकी जगह क्या पुट कर देना है 9 पुट कर देना, क्या पुट कर देना है 9। ये भी मैंने लिख दिया हुआ, पुट टी इज इक्वल टू 9 इन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टी इंटू 9 इज इक्वल टू 13/2 साइन इंटू π/6, टी की जगह 9 आ गया माइनस π/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 15 टी ऑफ 9 इज इक्वल टू 13/2 साइन इंटू, देखिए यहाँ से कटिंग करेंगे 2 2s आर 3 2s आर 6 3 3s आर कितना हो जाएगा 9, तो 3 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा पाई, तो 3 पाई ओवर में ये वाला 2 माइनस हमारे पास आ जाएगा माइनस π/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 15। अब हमने क्या करना 13/2 एज इट इज साइन एज इट इज इनटू अंदर वाले जो एंगल है साइन के आगे लिखा हुआ उसका ले लेना एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों डिफरेंट है, सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, दोनों को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 18, 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 18, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ गया 27 पाई माइनस 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई, तो 27 पाई माइनस 2 पाई होल ओवर 18 ब्रैकेट क्लोज प्लस 15। अब 13/2 एज इट इज साइन इंटू 27 पाई यानी कि 27 पाई में से 2 पाई माइनस कर देंगे 25 पाई 25 पाई यानी कि 25 पाई ओवर 18 आ गया प्लस 15। 13/2 हमारे पास साइन, इसको 25 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करें 18 पे डिवाइड करें और जो भी वैल्यू आए उसका साइन अप्लाई करें तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आती है -0.9397। मैंने कैलकुलेटर से निकाल के लिखी, आप लोगों ने भी क्या करना है कैलकुलेटर से देख लेनी है कि क्या वैल्यू निकलती है, क्या ये निकलती है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा +15 एज इट इज, तो प्लस माइनस माइनस 13/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 2 पे डिवाइड करें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6-6.108 प्लस का 15 एज इट इज, इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ 9 इज इक्वल टू 8.892 सेल्सियस डिग्री। ये टेम्परेचर आएगा, ठीक है, जब सुबह के 9 बज रहे होंगे, जब सुबह के 9 बज रहे होंगे तो इतना टेम्परेचर होगा, ठीक है, उस जगह का जो उनसे भी वो जगह है जो भी वो चीज़ है।
अब हमारे पास देखें कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में ऐसे हैं जो आप लोगों ने मैट्रिक में पहले पढ़े हुए हैं, अभी तक तो मैट्रिक में नहीं था यही चीजें पढ़ी हुई। अब ये जो क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये चीजें आप लोग मैट्रिक में कर चुके हैं, ठीक है, मैथ के अंदर ही है। वहां पर भी 2 शिफ्ट्स थे, ठीक है, आप लोगों ने वहां पर भी कुछ इस तरह का कुछ ना कुछ निकाला। मैं इधर से पढ़ता हूँ, स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, वो कहता है जिसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर है। हर घर होता है ना, हर घर की हाइट होती है जमीन से, अर्थ से ऊपर उसकी हाइट होती है कि इतना ऊंचा वो। इस तरह एक लाइट हाउस है, उसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, जमीन से ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर है। और उसकी टॉप पर, उसकी टॉप पर यानी कि उसकी छत पर एक आदमी खड़ा, एक आदमी खड़ा, वो ये कह रहा है अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। इज इन दी लाइन विद 2 शिप्स, कहता है इस तरह से लाइन में उसके सामने ना 2 शिप्स, जहाज, बहरी जहाज ही लगा लें, लाइट हाउस समुद्र में ही होते हैं, ठीक है। तो वहां पर विद 2 शिप्स ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पर, उसकी एक ही साइड पर, या तो उधर बना दें या इधर बना दें, बनाने दोनों शिप्स एक साइड पे, ठीक है, मैंने इधर बनाया। साइड ऑफ इट, लाइट हाउस की सेम साइड पर, हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर बंदा कोई ऊपर खड़ा है छत पे तो वहां से नीचे देखे, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप लोगों ने उर्दू वालों ने पढ़ा हो तो जाविया नजूल इस तरह का उर्दू में बनता है, अगर मैं गलत हूं तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं जी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से वो आदमी, जारी सी बात है, शिप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है, अगर वो एक शिप को देख रहा है तो 17 बनता है, दूसरे को देख रहा है तो वो कितना बनता है, 19 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यानी कि इस तरह से 2 शिप्स हैं, एक लाइट हाउस है, उनके सामने पड़े हुए हैं, ठीक है, उन शिप्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वो निकालना है कहता है। तो ये कैसे निकलेगा, ये बड़ी डायग्राम देख के आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएगी। डायग्राम देख के आप लोगों को, ये देखें मैंने बनाया हुआ, कोशिश की है कि आप लोगों को डायग्राम मतलब कि क्लियरली शो करवाई जाए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। एक लाइट हाउस है, उसकी मैंने हाइट मेंशन कर दी कितनी है, 100 मीटर, उसकी छत पे यानी कि उसकी टॉप पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर आदमी ऊपर से, यहाँ पर लाइट हाउस के सामने पहले 2 शिप बना लेने, क्या बना लेने हैं, साथ ही लाइट हाउस बना के 2 शिप्स भी एक ही साइड पर। ये पहले वाला शिप है, ये शिप 1 है, ये शिप क्या हो गया, इसको 1 कह लें, इसको क्या कह लें, शिप 2 कह लें, इसको क्या कह लें, शिप 2, ये 2 वाला शिप है, दूसरा शिप है, ठीक है। आदमी, ये वाला आदमी शिप 1 को देखता है तो कितना एंगल बनता है ऊपर से नीचे की तरफ, 70 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट मीन्स अगर नीचे से ऊपर इस आदमी को, कोई बंदा नीचे खड़ा होगा ऊपर को देखेगा इस आदमी को, तब भी एंगल कितना बनेगा, 70 डिग्री बनेगा। इसी तरह यही वाला जो आदमी है, यही वाला जो मैन है, वो इस शिप 2 को देखता है, ब्लैक वाले को, तब भी एंगल कितना बनता है, तब एंगल कितना बनता है, 19 डिग्री। इट मीन्स जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो एंगल ऑफ, इधर से मैं नीचे बना रहा हूँ, ऊपर एंगल नहीं बना रहा, ठीक है। तो हमारे पास ये 17 आ गया, ये कितना आ गया, 19। एक तरह से आप लोग अगर देखो तो यहाँ पर ना, अगर आप लोग ये ब्लैक वाली लाइन को जो मैंने अंदर लगाई है इसको इग्नोर करो तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। क्या बन रही है, राइट ट्राइंगल। इस तरह से आप लोगों के पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। ये हो गया ना टावर, ठीक है, ये हो गया पहला शिप 1 इसको वाला कॉर्नर, ठीक है। इधर एंगल कितना, 70 डिग्री, ये होगी बेस। उस शिप का टावर से डिस्टेंस, उस शिप 1 का टावर से जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस कितना मैंने लिखा हुआ है, D1। क्या लिखा हुआ है, D1। शिप 2 का जो टावर से डिस्टेंस है वो कितना है, D2। इन दोनों शिप्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, D, सिंपल D मैंने कह दिया, नेट की हुई है सारी चीजें। तो असल में हमारा टारगेट क्या है, दोनों शिप्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना, यानी कि D, सिंपल D निकालना। तो सिंपल D कैसे निकल सकता है, गौर अगर करें आप लोग, ये जो शिप 1 का टावर से डिस्टेंस है D1 है, इसी के अंदर D2 भी आता है और इसी के अंदर क्या आता है, D भी आता है, यानी कि इसके 2 हिस्से बन रहे हैं, एक D वाला, एक क्या बन रहा है, D2 वाला। अगर हमारे पास फर्ज कर ले D1 निकालना है तो D भी होना चाहिए, D2 भी होना चाहिए, उनको जमा करेंगे तो D1 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास तो ना D2 है, ना D है, ना D1 है। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी आसानी के लिए हमने ये D1 वाला डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेना। ये वाली ट्राइंगल लेके जो मैंने एक साइड पे बना दी थी, ये इग्नोर कर दो ब्लैक वाली लाइन, तो एक ट्राइंगल बन गई, उसकी मदद से हमने क्या करना है,
D1 डिस्टेंस निकालना है। फिर हमने क्या करना है, ये ग्रीन वाली लाइन, ये इंक्लाइन लाइन छोड़कर, ठीक है, शिप 2 से लेना है। तो शिप 2 से भी इस तरफ हम देखें तो एक राइट ट्राइंगल बन जाती है। क्या बन जाती है? राइट ट्राइंगल। शिप 2 से जो राइट ट्राइंगल बनेगी वो इस तरह से बनेगी हमारे पास। यहाँ पे शिप 2 पड़ा हुआ है तो इधर हाइट वो उतनी है, लाइट हाउस की हाइट नहीं कम हो सकती, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। लेकिन एंगल क्या हो जाएगा? चेंज 90 डिग्री। दोनों राइट ट्राइंगल होंगी, दोनों को पकड़ के D1 D2 निकाल लेना। एंड पर देखें, अगर D1 टोटल डिस्टेंस है, D1 में से इतना डिस्टेंस निकाल दें तो इतना ही बाकी हिस्सा बचता है तो D निकल आएगा। एंड पे ये काम करेंगे। एंड पे ये हमारे पास आ जाएगा। वी नो दैट, हमने लिखना लेट D1 एंड D2 बी द डिस्टेंस ऑफ शिप 1 एंड शिप 2 फ्रॉम टावर रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम टावर रिस्पेक्टिवली मैंने इधर लिख दिया फॉर शिप 1, फॉर शिप 1, शिप 1 के लिए। वी नो दैट, हमें पता है, देखे या तो साइन का फार्मूला लगा लें, या कोस का, या टैन का, या कॉट का, या कोसेकेंड का, या सीकेंड का। तो हमें पता है साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कोस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। टैन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जो पॉसिबिलिटी बननी है जिस फार्मूले की वही लगानी है। ना तो हमारे पास बेस है, ना हमारे पास हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटी बनी सबसे आसान, वो tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो tan थीटा हमारे पास कितना है? 17 डिग्री। शिप 1 के लिए कितना है? थीटा की जगह 17 डिग्री आ गया, इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हाइट है, ये हाइट टावर की कितनी थी हमारे पास? 100 मीटर। कितनी थी? 100 मीटर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो बेस कितनी है हमारे पास? ये D1 थी। ये बेस कितनी थी हमारे पास? D1। तो उसकी जगह क्या आ गया? D1। क्या आ जाएगा? D1। तो 100 ओवर D1। ये D इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ गया, ये इधर आगे डिवाइड हो गया। तो हमने 100 को tan 17 डिग्री पर डिवाइड किया तो आ जाएगा 327.16 मीटर डिस्टेंस। 16 मीटर डिस्टेंस आ गया। ये पहले जहाज का टावर से डिस्टेंस है, ठीक है। अब शिप 2 के लिए क्या करना हमने? शिप 2 के लिए भी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सेम ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेम साइड्स गिवन है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan अब थीटा 90 डिग्री है। अब ये वाला शिप 2 वाला एंगल लेना है, शिप 2 वाला एंगल लेना है, शिप 2 का काम कर रहे हैं तो 100 ओवर D2 इक्वल टू tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। D2 इक्वल टू 100 ओवर tan 90 डिग्री। 100 को tan 90 डिग्री पे डिवाइड करेंगे, 290.44 मीटर हमारे पास ये शिप 2 का डिस्टेंस निकल आएगा टावर से, उस लाइट हाउस से, उस लाइट हाउस। टावर मीन लाइट हाउस, ठीक है, उससे डिस्टेंस निकल आएगा। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है? उन दो शिप्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। ये जैसे मैंने मार्कर, इसको शिप 1 कह लो, इसको शिप 2 कह लो, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, हमारा मकसद इसको निकालना। हमारा मकसद D1 D2 निकालना नहीं है, D1 D2 इसको निकालने के लिए हमने निकाले। तो वो D1 D2 निकला है, तो हमारे पास D निकालने का फार्मूला क्या बन जाता है? D इक्वल टू D1 माइनस D2। कहाँ से बना है? ये आप लोगों को आगे शुरू में मैंने बताया था कि D1 किसके बराबर है? D1 के दो ही से है, D प्लस D2। हमने निकालना है D, ये प्लस का D2 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का D2। क्या हो जाएगा? माइनस का D2। तो D1 की जगह D1 की वैल्यू, D2 की जगह D2 की वैल्यू, इनको माइनस किया तो 36.72 मीटर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों शिप्स का आपस में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 36.72 मीटर, ठीक है। एक आप लोग की असाइनमेंट है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम टू सेम है। थोड़ी सी आप लोगों को स्टेटमेंट समझ कर करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। जज़ाकल्लाह।